Urology Unplugged. Today we are diving into a topic which has troubled millions of men worldwide. We are honored to have with us respectable Dr. B.B. Singh, who has over 45 years of experience in his field. He was the head of Department of Urology in Banaras Hindu University till 2010. Thereafter, he moved to Delhi, where he was the Director of Urology and Transplant at Max Group of Hospitals. He was the President of Urological Society of India. He is currently working as a transplant surgeon in Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Dr. Singh is an exceptional fellow who has vision to extend his practice into the eastern part of the country. He is envisioning to create a world-standard super specialty hospital, thereby spending more time in Varanasi. We are very honored to welcome Dr. Singh over here. Welcome, sir. Thank you very much. Today, we'll be talking about BPH. Sir, what is BPH? BPH को हम लोग बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मीन्स प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पौरुष ग्रंथि। ये आपको मैं दिखाऊं जी। ये पेशाब की थैली होती है। इस पेशाब की थैली के नीचे ये ग्रंथि होती है और ये पेशाब का रास्ता होता है। ये ग्रंथि हर आदमी में होती है। इसी से हमारा जो सीमेन बनता है इसी ग्रंथि से बनता है। लेकिन उम्र के साथ में 50 के बाद हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से इस ग्रंथि बढ़ने लगती है। जब इसमें बढ़ने लगती है क्योंकि पेशाब का रास्ता इसी ग्रंथि के थ्रू होके जाता है। जब ग्लैंड बढ़ने लगती है तो पेशाब के रास्ते को ये संकुचित करने लगती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं और ये बीमारी को नाम हम देते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेट सभी में होता है, ये बिनाइन कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कैंसर प्रोस्टेट होती है, जहां उसमें भी प्रोस्टेट बढ़ता है लेकिन वो कैंसरस होता है। तो आज का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। वो इसी पौरुष ग्रंथि के बढ़ने से, जिसके अंदर पेशाब का रास्ता जा रहा है, उसको कंप्रेस करने से सिम्प्टोमेटोलॉजी शुरू होती है। So what are the causes of BPH or what causes an enlarged prostate? इनका मूल कारण क्या है? देखिए, मूल कारण, एग्जैक्ट मूल कारण तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ में जो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होती है, एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाती है, उस कंडीशंस में हमारे नेचुरल एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट एज के साथ में, इसलिए 50 साल के ऊपर में प्रोस्टेट का एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, जो 80-90 तक एनलार्ज होता चला जाता है। तो ये एज के साथ बढ़ती है, इसको हम एज की बीमारी बोलते हैं। कैंसरस नहीं है ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये नॉन कैंसरस है और उम्र के साथ में उसकी साइज बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस, और वो सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ओल्ड एज में। So, who is more likely to develop BPH? BPH ऐसे कौन से रोगियों को होने के ज्यादा चांसेस हैं? देखिए, ऐसे आप नहीं कह सकते कि किसको BPH होगा किसको नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन है कि अगर फैमिली में BPH की प्रॉब्लम रही है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रही है, तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं। कैंसर प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा है। अगर कैंसर प्रोस्टेट फैमिली में है तो वहां चांसेस होने के और भी ज्यादा रहते हैं। एज सच किसी भी इंडिविजुअल में प्रोस्टेट बढ़ सकता है और बढ़ता भी है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको होगा इसको नहीं होगा। हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो गुड लाइफ स्टाइल है, गुड हेल्थ स्टाइल है, उसमें उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी कम हो सकती है, लेकिन कोई भी इंसान प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से सफर कर सकता और बढ़ सकता है। So what are the symptoms that men should be aware or men should aware themselves regarding BPH? अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा ब्लैडर होता है जी। ये हमारा प्रोस्टेट होता है, ये हमारा पेशाब का रास्ता है। नॉर्मली हमारा जब ब्लैडर भरता है तो 250-300 ml पेशाब हमारा आपको महसूस होती है। पेशाब करने आदमी जाता है, पूरी पेशाब हो जाती है। तो हम लोग नॉर्मली इतनी पेशाब 3 घंटे 4 घंटे में ब्लैडर भरता है, ब्लैडर खाली करते हैं तो पूरा ब्लैडर खाली हो जाता है। बीपीएच में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो पेशेंट पूरी पेशाब कर नहीं पाता। पता चला कि पेशाब तो किया लेकिन आधी पेशाब उसके अंदर रुकी पड़ी हुई है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब लगेगा।
जो वो 4 घंटे में एक बार जा रहा था, अब वो हर 2-2 घंटे में पेशाब, क्योंकि उतनी ब्लैडर तो भरा हुआ है, इतना ब्लैडर, और उसके ऊपर से जहां पेशाब इकट्ठा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पहला सिम्टम पेशेंट को होता है कि बार बार पेशाब लगना। दूसरा सिम्टम इसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, मुझे पेशाब अगर लगी हुई है तो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करके बड़े आराम से आधे घंटे बाद जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं प्रोस्टेट का पेशेंट हूं तो मेरे अंदर अर्जेंसी का मतलब ये होगा कि लगेगा अभी पेशाब निकल जाएगी, एक ड्रॉप, तो हमें तुरंत भागना पड़ता है। और कभी कभी हालत ये होती है कि बाथरूम जाते जाते थोड़ा सा यूरिन जो है कपड़े में हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंसी एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसके बाद तीसरा सिम्टम्स होते हैं इंटरमिटेंसी, मतलब एक बार हम पेशाब करते हैं तो पूरा हमारा पेशाब का फ्लो बिल्कुल स्मूथ ऐसे होता है। इनमें क्या होगा, थोड़ा पेशाब किया, फिर थोड़ा रुके, फिर रुका, तो ये बार बार इंटरमिटेंसी इसमें होती है। बहुत ज्यादा सिम्टम बढ़ना शुरू हो जाते हैं तब उसमें पेशाब रुक जाती है। पेशाब रुकने में एक होता है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, सडन पेशाब रुक गई तो बहुत पेनफुल पेशाब होता है, पूरा ब्लैडर भरा हुआ है, पेशेंट काफी परेशान है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। एक दूसरी कंडीशन भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 ml पेशाब है, उसको अवेयर नहीं हो रहा, धीरे धीरे 300 ml 400 ml पेशाब अंदर ब्लैडर बढ़ता जा रहा है। पेशेंट का पूरा ब्लैडर में 500 600 700 ml पेशाब पूरा ब्लैडर तना हुआ है, उसको महसूस नहीं हो रहा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रिटेंशन। इसमें पेन नहीं होगा लेकिन पेशाब की थैली में बार बार सिम्टम वही होंगे लेकिन ब्लैडर भरा हुआ होगा। इसके ऊपर क्या होता है, जब ब्लैडर भर जाता है और फिर जब किडनी से यूरिन आएगा तो रोक नहीं पाते, उन पेशेंट में अपने आप यूरिन लीक कर जाता है। तो अक्सर वो कहेंगे साहब मेरा कपड़ा हमेशा भीग जाता है, हमेशा पेशाब मेरी लीक कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब जो है वो रोक नहीं सकता, अपने आप ऑटोमेटिक। नॉर्मली हम पेशाब रोक सकते हैं लेकिन उसमें पेशाब अपने आप निकल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर इनकॉन्टिनेंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डिजीज, you may have frequency, you may have urgency, you may have urge incontinence, you may have intermittency, you may have latency, मतलब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, आदमी खड़ा हुआ फटाक से पेशाब हो जाएगा। प्रोस्टेट का आदमी 2 मिनट खड़ा रहेगा, उसके बाद पेशाब शुरू होगी, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। तो ये डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी होती है डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज में बीमारी है, लेकिन ये सब बीमारी क्यूरेबल है। जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे दादाजी लोग रात में 5 बार 6 बार, तो हमको उस समय परसेप्शन ये दिया जाता था कि अधिक उम्र में तो ऐसे लोग पेशाब बार बार करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये एक बीमारी है, बीमारी का ट्रीटमेंट है। यू कैन लीड ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर द ट्रीटमेंट। जो मिसकंसेप्शन है कि ओल्ड एज में तो पेशाब करते ही करते, नहीं, ये बीमारी की वो बीमारी है बीपीएच। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट बीपीएच। ऐसी कोई विशेष सुझाव या टिप्पणी जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहते हो? सुझाव से टिप्पणी का मतलब यह है, जैसा मैंने आपको बताया, उम्र के साथ में प्रोस्टेट बढ़ने के 2 मेन कारण होते हैं। एक कारण जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, और दूसरा कारण होता है कैंसर प्रोस्टेट। कैंसर प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यह है कि जब उसमें सिम्टम होंगे तब तो बीमारी बहुत एडवांस हो चुकी होती है, तो दोनों से हमें बचना है। तो जब भी किसी भी मरीज को ये सिम्टम हो जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, बार बार पेशाब लगना, कई बार पेशाब में रात में उठना, पेशाब लग जाए तो रोकना मुश्किल होना, रुक रुक के पेशाब होना, ऐसी कंडीशन में पहली बार दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मेरे उम्र के साथ में मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। अब ये होता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बिनाइन है या कैंसरस है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को साल में एक बार सीरम PSA करा लेना चाहिए। हमारे इंडिया में सीरम PSA लेवल 4 के नीचे रहना चाहिए, 4 के नीचे। 4 से 10 के बीच में है, इसका मतलब इसको हम लोग ग्रे जोन बोलते हैं। इसमें है कि कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 10 के ऊपर है तो 80% चांस है कि कैंसर के चांसेस है, आपको कंफर्म करना है कैंसर तो नहीं है। ये नहीं कि 10 PSA देखा हम आराम से घूम रहे हैं। अरे भाई, कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, इनके पास पहली रिपोर्ट है 7-8 PSA है, आज वो लेके आए पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, PSA 100 से ऊपर। आपने रिपोर्ट देखी, अरे भाई आपकी PSA तो 8 थी, आपने चेक नहीं कराया, डॉक्टर साहब तो सोचे 8 ठीक है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में कि 50 साल के बाद आप PSA कराइए।
अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं, ये सिम्टम प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, और उसके लिए किसी भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। और जब यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सिंपल टेस्ट है, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड पेशाब करने के पहले, पेशाब करने के बाद। ये अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा पेशाब करने के पहले कितनी पेशाब ब्लैडर में था, पेशाब करने के बाद कितना पेशाब ब्लैडर में बचा हुआ है। ये साइज ऑफ प्रोस्टेट बताएगा। दूसरे, जो बीमारी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे आपका दरवाजा बहुत टाइट हो और मुझे रोज दरवाजा खोलना पड़े, तो मेरी मसल्स क्या होंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जब ब्लैडर को जोर लगाना पड़ता है, वो ब्लैडर को प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ब्लैडर हमारा मोटा हो जाता है, और जिसको हम सिस्टोस्कोपी में बोलते हैं ट्रेबेकुलेटेड ब्लैडर, ब्लैडर बहुत मोटा हो जाएगा। और ये हाई प्रेशर नॉर्मली किडनी से यूरिन बन के नीचे आती है, लेकिन अगर ब्लैडर में हाई प्रेशर है तो वो प्रेशर किडनी को ट्रांसमिट होता है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये हमें जब भी सिम्टम शुरू होते हैं तो हमें एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास वो अल्ट्रासाउंड कर लेगा। उसके बाद वो मशीन पे पेशाब करा के, जिसको हम लोग यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, सिंपल यूरोफ्लोमेट्री, एक सिंपल पीएसए। अगर उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो तो मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर रूल आउट कर ले रहा है, ये 3 टेस्ट, सीरम पीएसए, अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लो, ये आपको बता देगा कि आपको प्रोस्टेट है कि नहीं है। अगर प्रोस्टेट है, इसकी बीमारी की सीवियरिटी क्या है, इसमें कैंसर के चांस क्या है, क्या नहीं है, और आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं या आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। सिंपल टेस्ट है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। जब भी पेशेंट प्रोस्टेट के आते हैं, तब पखाने के रास्ते में उंगली डाल के हम प्रोस्टेट को फील कर सकते हैं, और वो सबसे जरूरी है डीआरई एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रोस्टेट की जो नॉर्मल प्रोस्टेट होगा, जैसे हमारा टिप ऑफ नोज होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, लेकिन कहीं भी अगर प्रोस्टेट हार्ड है, फर्म है, तब चांस है कैंसर इसमें है। तो वो एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है, और वो पूरा एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सी कंडीशन है जिसमें पेशाब रुकती है। अगर आगे का चमड़ा चपक गया है तो पेशाब रुकेगी, रास्ते में सिकुड़न है, स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें भी पेशाब। तो एक अच्छे, अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो इसको ये मत समझिए कि तो उम्र की बीमारी है, नहीं, बीमारी क्यूरेबल है। आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने को टेस्ट कराइए, एंड लीड ए गुड हेल्दी लाइफ। So what is the treatment for BPH, as well as what are the precautions and preventions to be taken care of? देखिए, पहले हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के लिए ओनली ऑप्शन वाज सर्जरी, ऑपरेशन ही ऑप्शन। लेकिन आज के दिन में इतने अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं कि हमारी सर्जिकल जो रिक्वायरमेंट है 60% घट गई है। अगर पहले 100 ऑपरेशन होते थे, तब खाली 40 ऑपरेशन हो रहे हैं। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जिसके नीचे पेशाब का रास्ता जा रहा है, जो इनलार्ज होता है, इसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। एक रुकावट पैदा करता है कि जो पेशाब, जितनी ग्लैंड बढ़ गई है और पेशाब के रास्ते को कंप्रेस कर रहा है, नेचुरल जो ग्लैंड बढ़ गई है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कंपोनेंट। दूसरा होता है, इसमें मसल्स होती है, मसल्स की टोन की वजह से रास्ते को बंद करके रखता है, और ये कंट्रोल होता है अल्फा रिसेप्टर से। प्रोस्टेट में रिसेप्टर होता है अल्फा रिसेप्टर। तो हमारे पास 2 तरह की दवा इस समय अवेलेबल है। एक दवा है जो अल्फा ब्लॉकर हम लोग बोलते हैं, जो इन अल्फा रिसेप्टर्स को रिलैक्स कर देता है। तो जो भी प्रोस्टेट का ऑब्स्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ स्पाज्म ऑफ मसल है, वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरी दवा हमारे पास अवेलेबल है, 5 रेप्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक कर देता है। तो दोनों तरह की दवा अवेलेबल है, और हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी पर्टिकुलरली देना पड़ता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी बड़ी होती है। तो हमारे 60% पेशेंट का ट्रीटमेंट इसी से हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज है, सपोज के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड 30 ग्राम की है, 2 पेशेंट मेरे पास आए, एक पेशेंट को मैंने दवा दी अल्फा ब्लॉकर, इसको भी दिया, उसको भी दिया। सेकेंड डे पेशेंट आया, एक पेशेंट, सर मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेरा पेशाब बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। दूसरा पेशेंट आया, सर मुझे बहुत आराम नहीं मिला। आप सोचते होंगे दवा तो हमने सेम दी, साइज ऑफ प्रोस्टेट वाज सेम। डिफरेंस कहां है कि पहले वाले मरीज का ऑब्स्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन
मेनली बाय अल्फा रिसेप्टर से था। हमने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको आराम मिल गया। दूसरे वाले का रिसेप्टर जो है वो स्टैटिक कंपोनेंट था, इसकी वजह से उसको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो पहला हमारा ये होता है कि कोशिश करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं पूरा देखने के लिए, और अगर पीएसए नॉर्मल है, अगर हमारा फ्लो एवरेज है या एवरेज से थोड़ा सा कम है, ब्लैडर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, किडनी हमारी इफेक्ट नहीं हो रही, मतलब बहुत सीवियर डिजीज नहीं है, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से फॉलो करने के बाद में हमें हर 2-3 महीने पे चेक करना पड़ता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से जितना हम ऑप्टिमम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरा ब्लैडर का खाली हो जाना, कोई किडनी डैमेज ना होना, किडनी में सूजन ना आना, अगर सब बिल्कुल ठीक चल रहा है तो हमारे 60% पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा, पूरा पेशाब का फ्लो नहीं बन पा रहा, पूरी पेशाब का ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन में हम करते क्या है, ये हमारा प्रोस्टेट है, ये हमारा प्रोस्टेट है, ये हमारी प्रोस्टेट की वॉल है, ये हमारा स्फिंक्टर है, ये हमारा पेशाब का रास्ता है। इस पूरी ग्लैंड को हमें निकालना पड़ता है। तो अल्टीमेटली बचता क्या है, ये प्रोस्टेट, पूरा अंदर का मलबा हमारा निकल गया घड़े की तरह, और सारा ऑब्स्ट्रक्शन जो है आपका रिलीव हो गया। इस ऑपरेशन करने के लिए पहले आप 80s में आप देखेंगे तो हमें ओपन ऑपरेशन करना पड़ता था, लेकिन अब ओपन ऑपरेशन बिल्कुल खत्म है। अब हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्निक आ चुकी है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है, जिसको हम लोग बोलते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। पहले ये मोनोपोलर होती थी, अब हमारे पास एडवांस टेक्निक बाइपोलर है, जिससे हम पूरे अंदर की ग्लैंड पेशाब के रास्ते से जाके निकाल देते हैं और पेशेंट को 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारे पास मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड जो बोलते हैं TURP बोलते हैं। अगर पेशेंट की ग्लैंड बहुत बड़ी है, जिसमें ब्लीडिंग की चांसेस हैं, तो वहां पे हम लेजर यूज करते हैं, उसको हम लोग होलर बोलते हैं, होलियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। ये 2 बड़ी कॉमन टेक्निक है जो हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए यूज करते हैं। अभी बहुत सी टेक्निक आ रही है जो डे केयर टेक्निक्स हैं, उसमें अभी बड़ी इंडिया में पॉपुलर हो रही यूरोलिफ्ट, जिसमें हम प्रोस्टेट को, जैसे आप ढोलक में रस्सी बांधती हैं, उस तरह से वो प्रोस्टेट की ग्लैंड को श्रिंक खींच देता है। इसको मैं यूरोलिफ्ट बोलते हैं। 5-7 लाख रुपए खर्च होते हैं, डे केयर है, सवेरे पेशेंट आया शाम को। सो बहुत सी एडवांस टेक्निक आ गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ ग्लैंड, यू चूज योर टेक्निक कि हम TURP करें, बाइपोलर करें, मोनोपोलर करें, लेजर करें। तो ये हमारी कॉमन टेक्निक्स है, जिससे प्रोस्टेट आजकल, जैसे आपको दिल्ली जाना हवाई जहाज घंटे पहुंच जाते हैं, उस तरह की बीमारी हो गई है। आज पेशेंट एडमिट होता है, आज हम ऑपरेट करते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज, एंड दे लीड ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चलता है। तो बहुत सी एडवांस टेक्निक आ गई है। अब कोई ओपन ऑपरेशन नहीं होता, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, सब ऑपरेशन पेशाब के रास्ते से कंप्लीट हो जाता है। और बाकी प्रोस्टेट की प्रिवेंशन ऐसा नहीं है, लेकिन एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो आपके हार्ट के लिए है, वही प्रोस्टेट के लिए है, वही कैंसर के लिए है। ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, गुड डाइट। तो जो एक हेल्दी लाइफ आप के लिए जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपको हार्ट डिजीज से बचाता है, कैंसर से बचाता है, एंड प्रोस्टेट से भी बचाता है। दूसरे योगा में आप देखेंगे कि योगा में कीगल, जो कपालभाति, ये सब एक्सरसाइज को लोग बोलते हैं कि प्रोस्टेट में इफेक्टिव होता है। अगर हम इस विंटर को वो करें, कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, पाखने के रास्ते को सिकोड़े छोड़े, सब एक्सरसाइजेज है, लेकिन 100% प्रिवेंशन कहीं नहीं है। हर आदमी का अलग, हर इंसान अलग है, अलग अलग सिम्टम्स हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ये क्यूरेबल डिजीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल हम ट्रीटमेंट देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। हमारा ट्रीटमेंट का आजकल एम होता है कि भले आदमी 70, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी मैंने ऑपरेट किया है, उनकी एज 99 ईयर्स 9 मंथ हो गई है। 3 महीने के बाद वो 100 पूरा करने जा रहे हैं। ही वॉज ऑन कैथेटर, अदरवाइज ही वॉज गुड। मैंने कहा बाबूजी आप हिम्मत करें तो आपको हम नली से फ्री कर देंगे, एंड वी हैव ऑपरेटेड, नाउ ही इज राइटिंग नॉर्मली। He is going to complete his 100 years। यही खन्ना साहब बगल में ही मेरे बनारस के ही हैं, वो मेरे ख्याल से अभी 2 महीने बाद उनकी उम्र 100 साल हो जाएगी। तो उम्र कोई, जिसे आते हैं लोग, अरे साहब ओल्ड एज में क्या ऑपरेशन कराएं, कोई एज नहीं।
मैम पेशेंट से वही, मेरे पास 70 साल का मरीज आता है, मैंने कहा अभी मैंने 99 साल का, 29 साल छोटे हैं आप। अरे मैं 29 साल छोटा हूं, मैं सर ऑपरेशन करा लूंगा। तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सर्जरी बहुत सेफ है, हाँ सेफ हैंड में, सर्जरी सेफ है, सेफ हैंड में। इसे प्लेन जा रहा है, बढ़िया पायलट है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई खेल। Thank you for tuning in to Urology Unplugged. We hope that this episode would have been very insightful and informative for our listeners. Stay posted to Urology Unplugged for exploring more urological issues or topics. Thank you.